हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज की जो हमारी मॉर्निंग की क्लास है इसमें मैराथन क्लास होगी और आज हम देखेंगे बिटवीन B6, B7 और B9 को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं मुझसे, पहले वो क्लास को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, फिर आगे हम बढ़ेंगे, क्लास को देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हमें क्या क्या देखना है, बिटवीन B6 को देखेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसके टाइप को देखेंगे, इसके कार्य को देखेंगे, इसके स्रोत को देखेंगे और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा एक्रोडीनिया नाम पूछा जाता है। एक्रोडीनिया कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद पूछा जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, किसकी कमी से होता है, इसके पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, कैसे होता है और इसके स्रोत को। तो तीनों पॉइंट में हमें यही देखना है। बिटवीन B6 को भी हम देखेंगे, साथ ही साथ इसके केमिकल नेम को देखेंगे। तो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। और 2 से 3 क्लास पहले की भी मैराथन की क्लास है, उसको भी आप लोग देखिए। टेक्सटाइल की क्लास है मैराथन की। उसके बाद आप न्यूट्रिशन की क्लास देख सकते हो। वसा जो फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट, तीनों पार्ट का मैराथन क्लास बना है, उसको जाकर आप लोग देखिए। सारी क्लास को देखिए, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है अपना क्लास है आज का, जो इसमें हम क्या देखेंगे, बिटवीन B6 देखेंगे, बिटवीन B7 देखेंगे और क्या देखना है हमें, बिटवीन B9 को देखना है। तो एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम देख लेते हैं बिटवीन B6 को, उसके बाद हम 7 को देखेंगे, फिर हम 9 को देखेंगे। बिटवीन B6 को देखने से पहले हम इसका क्या देखेंगे, पहले हम इसका केमिकल नेम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में कभी भी आपसे बिटवीन B6 करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो आपसे केमिकल नेम करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो आ जाते हैं, देखते हैं इसका जो है, जो बिटवीन B6 है, इसका क्या नाम है, केमिकल नेम क्या है इसका। तो आपको क्या बताना है, यह है पायरिडॉक्सिन। इसे क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं या फिर पिरिडॉक्सिन भी कहते हैं। ये भी कहीं कहीं लिखा आपको मिलेगा, तो सारे पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग। पायरिडॉक्सिन या फिर पिरिडॉक्सिन किसका नाम है, किसका केमिकल नेम है, तो आपको बताना है बिटवीन 6 का नेम है। इसे क्या कहते हैं, रेट एंटीडर्मेटाइटिस भी कहते हैं। ये नाम भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रेट एंटीडर्मेटाइटिस कहते हैं। और जहां भी डर्मेटाइटिस शब्द लिखा हुआ मिले तो उसको क्या समझना चाहिए कि ये त्वचा रोग से संबंधित है। एंटी लग गया इसलिए आपको इसको जानना है कि त्वचा रोग ना हो, इसीलिए क्या कहते हैं, रेट एंटीडर्मेटाइटिस। रेट में जो त्वचा रोग हो रहा है उसको दूर करने के लिए ही इसको क्या कहते हैं, इसका अलग नाम पड़ गया रेट एंटीडर्मेटाइटिस। मतलब रेट में त्वचा संबंधी रोग को नहीं होने देता है कौन, तो आपको बताना है बिटवीन B6, जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, जिसे पिरिडॉक्सिन भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। पिरिडॉक्सिन का जो स्वरूप है वो कितना होता है, इसका स्वरूप क्या है, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करिए क्लास को और लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा आप लोग। तो इसके स्वरूप को हम देख लेते हैं, ये कितने स्वरूप में पाया जाता है। 3 स्वरूपों में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिटवीन B6 जो है उसके कितने स्वरूप है, किस स्वरूपों में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि 3 स्वरूप होते हैं इसके। पहला क्या है, पिरिडॉक्सिन है, पिरिडॉक्सिन। अगला है आपका पिरिडॉक्सोल, पिरिडॉक्सोल है, पिरिडॉक्सामीन है। सारे नाम को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेम थोड़े अजीब है ना, तो समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग नेम को रट लीजिएगा। स्वरूप अगर आपसे पूछा जाए कि बिटवीन B6 कितने स्वरूपों में पाया जाता है, तो आपको बताना है 3 स्वरूपों में पाया जाता है। इस बार का जो एग्जाम हुआ है क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं, इसलिए कंपटीशन जो है ना बहुत हाई लेवल चला गया। क्यों, क्योंकि जो है 60 से 70 क्वेश्चन सबको आते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन तो उसी में होता है। तो जिसके सारे क्वेश्चन सही होंगे उसके क्या है, उसका सिलेक्शन होगा। बाकी कंपटीशन बहुत हाई लेवल है, इस बार का हाई है बहुत ज़्यादा। जब इजी क्वेश्चन आते हैं तो कंपटीशन बहुत हाई होता है और जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तब कंपटीशन थोड़ा सा लो हो जाता है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान देते हुए चलिए। स्वरूप क्या होता है इसका, 3 स्वरूप होता है, पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सोल और पिरिडॉक्सामीन है। ये क्या होता है, इसके 3 स्वरूप होते हैं। और अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि इसका कौन सा स्वरूप है जो एल्कोहल समूह है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिटवीन B6 का कौन सा ऐसा समूह है जो एल्कोहल समूह है, तो आपको क्या बताना है, जो पिरिडॉक्सिल है ये क्या है, एल्कोहल समूह है, एल्कोहल समूह है इसका।
इसमें अल्कोहल समूह पाए जाते हैं। और पिरिडॉक्सामीन जो है ना, इसमें अमीनो ग्रुप पाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, इसमें क्या होते हैं, एमिनो ग्रुप पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो विटामिन B6 है उसमें जो पिरिडॉक्सामीन है ये कौन से स्वरूप के अंतर्गत आता है, एल्को समूह के, एल्कोहल समूह के अंतर्गत आता है या फिर अमीनो ग्रुप के समूह के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या बताना है, अमीनो ग्रुप समूह के अंतर्गत आता है पिरिडॉक्सामीन आता है, और एल्कोहल समूह के अंतर्गत पिरिडॉक्सोल आता है। सारे पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए। अब हम यहाँ देखेंगे इसका सक्रिय रूप क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन D का सक्रिय रूप, विटामिन C का सक्रिय रूप, तो वैसे ही आपसे पूछा गया है यहाँ पे विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन का सक्रिय रूप क्या है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सक्रिय रूप है इसका पिरिडॉक्सोल है, पिरिडॉक्सोल फास्फेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B6 का सक्रिय रूप कौन सा है, तो आपको ये नेम याद रखना है, पिरिडॉक्सोल फास्फेट है इसका सक्रिय रूप। अब हम इसके कार्य को देखेंगे, ये क्या करता है। अब हम विटामिन B6 के कार्य को देख लेते हैं। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। कार्य को देखना है कि इसके कार्य क्या है, विटामिन B6 का कार्य क्या है। तो पहला कार्य बताना है आपको, शारीरिक विकास में सहायक है। ये क्या है, ये तो सारे जितने भी विटामिन, प्रोटीन, फैट आप पढ़ेंगे ना, सब में आएगा। तो ये इसका सामान्य रूप है, शारीरिक विकास में सहायता करते हैं। सारी चीज जितनी भी होती हैं विटामिन में जो है, खनिज लवण है, सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे शारीरिक विकास में सहायता करती हैं। अब जो इसका मेन कार्य है वो क्या है, ये करता है RBC के निर्माण की प्रक्रिया में नियंत्रण करने का काम करता है। RBC के निर्माण की प्रक्रिया में नियंत्रण करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया में नियंत्रण करने का काम किसका है, तो आपको क्या बताना है, पायरिडॉक्सिन का। तो इसका जो सेकंड काम है, ये मेन वर्क है इसका, क्या करता है, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया में क्या करता है, ये नियंत्रण का काम करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन बनने में सहायक आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन बनने का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन जो है किस में बनता है, तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन बनने में सहायक आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन बनने का काम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि आरबीसी जो बन रहा है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है। आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछा गया है, कई बार जीवन काल अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बताना है, 120 डे का होता है। 120 दिन का क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पोसेल्स। और इसको बनाने, इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें नियंत्रण का काम कौन करता है, तो आपको बताना है पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 होता है। यह एक कोएंजाइम के रूप में भी क्या कार्य करता है, ये कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। कोएंजाइम का मतलब क्या है, ये खुद के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि जो वर्क करते रहते हैं उनके कार्य को बढ़ाने में सहायता करता है। तो आपको बताना है कोएंजाइम कार्य किसमें करता है, कोएंजाइम का कार्य क्या है, तो आपको बताना है जो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है ये कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। और इसका कार्य क्या है, और इसका कार्य हम देख लेते हैं क्या है। आरबीसी का जीवन काल कई बार आप लोगों से पूछा गया, तो इसको रट लीजिएगा। आरबीसी का जीवन काल कितने टाइम का होता है, 120 दिन का होता है। अगला कार्य इसका, यह नाड़ी संस्थान को क्रिया विधि में सहायता देता है, मतलब नाड़ी संस्थान की क्रिया विधि में भी सहायक होता है। नाड़ी संस्थान में शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। नाड़ी संस्थान की क्रिया विधि में सहायक कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा विटामिन होता है, तो आपको क्या बताना है, विटामिन B6 होता है। एमिनो एसिड के चयापचय में भूमिका निभाता है ये, एमिनो एसिड के चयापचय, एमिनो एसिड का चयापचय भी करता है ये। अगला क्या है, अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति 60 ग्राम ट्रिप्टोफैन खाता है तो उसे कितने ग्राम नियासिन मिलेंगे, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मैं समझा चुकी हूँ, जो पहला अपना मैराथन क्लास है उसमें, जो न्यूट्रिशन का पहला मैराथन क्लास है उसमें आप लोग जाके देखिएगा, तो उसमें इसको मैं पूरा डिटेल में समझाई हूँ। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, 60 ग्राम क्या लेना है, ट्रिप्टोफैन लेता है,
अगर कोई व्यक्ति 60 ग्राम ट्रिप्टोफैन ले रहा है तो उसे कितने ग्राम नियासिन मिलेगा, तो आपको बताना है 1 ग्राम नियासिन मिलता है। और इसको यहाँ पे क्यों लाया गया, जो ट्रिप्टोफैन है वो नियासिन को बदलने में, जो है ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने का काम विटामिन B6 करता है, इसीलिए इसको यहाँ पे लाया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए जो ट्रिप्टोफैन है इसको नियासिन में, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने में सहायक कौन है, तो आपको क्या बताना है, विटामिन B6 सहायक है। इसीलिए क्या होता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आता है, नहीं तो ये वाला पार्ट हमने पढ़ा है विटामिन B3 नियासिन में, हमने इसको देखा है। तो बात करते हैं अगर आप लोगों से, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 60 ग्राम अगर कोई व्यक्ति ट्रिप्टोफैन ले रहा है तो उसे कितने ग्राम नियासिन मिलेगा, तो आपको बताना है 1 ग्राम नियासिन मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है UGC नेट में कि अगर ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आपको बताना है विटामिन B6। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, आपसे पूछा गया UGC नेट में और PGT में भी पूछा गया। तो सारे पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलिए और सारी चीज को क्लियर मैं करती चल रही हूँ। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट हमें देखना है वसा कार्बोज के चयापचय में सहायक है। ये वसा और कार्बोज के चयापचय में सहायता करता है। और किस में सहायता करता है, तो आपको बताना है फोलिक एसिड के चयापचय में सहायक है। मेन पॉइंट नोट डाउन करते चलिए। और अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है विटामिन B6 तो आप जाइए प्रोटीन के आप जाइए न्यूट्रिशन साइंस के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर किसी को इसको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है न्यूट्रिशन साइंस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। तो फोलिक एसिड के भी चयापचय में सहायता कौन करता है, तो आपको बताना है विटामिन B6 करता है। या हिस्टीडीन को हिस्टामिना में भी बदलने में सहायक है। अगला क्या है, हिस्टीडीन को, ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं, हिस्टीडीन को हिस्टामिना में बदलने का काम कौन करता है, तो आपको बताना है ये करता है विटामिन B6। हिस्टीडीन को हिस्टामिना में बदलने में सहायक। और हिस्टीडीन की क्रियात्मक इकाई क्या है, आपसे पूछा जाए कि हिस्टीडीन की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो बताना है आपको हिस्टामिना। क्रियात्मक इकाई क्या है, हिस्टामिना है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा जा सकता है आपसे। तो विटामिन B6 जो पायरिडॉक्सिन है वो क्या क्या और कार्य करता है, वसा और कार्बोज के चयापचय में सहायता करता है, फोलिक एसिड के चयापचय में सहायक है, हिस्टीडीन को हिस्टामिना में बदलने का कार्य करता है। और जो हिस्टीडीन है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्टीडीन का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आपको बताना है हिस्टामिना है। यह सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। कमी से क्या होता है, इसकी कमी से पहला तो है एक्रोडीनिया हो जाता है। एक्रोडीनिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। एक्रोडीनिया होता क्या है, त्वचा संबंधी बीमारी है। इससे ग्रसित व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है और बेचैनी चिड़चिड़ाहट रहती है। तो आपको बताना है जो एक्रोडीनिया है ये किसकी कमी से हो जाता है, आपको बताना है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से हो जाता है। और इसमें होता क्या है, तो ये क्या है, त्वचा संबंधी बीमारी है। पहले बात तो इससे हमें जानना है कि ये है क्या, तो आपको बताना है त्वचा संबंधी बीमारी है। और आपको एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन B ग्रुप को लेकर, तो यहाँ पे जो विटामिन B का ग्रुप है ना, ये त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। तो एक्रोडीनिया जो है ये त्वचा संबंधी बीमारी है। और इसमें होता क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, तो पहला जो है वो नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, और क्या होता है इसमें, तो आपको बताना है चिड़चिड़ाहट रहता है, बेचैनी रहता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। विटामिन B6 की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या होगा, एक्रोडीनिया हो जाएगा। एक्रोडीनिया है क्या, तो आपको बताना है त्वचा संबंधी बीमारी है। इसमें होता क्या है, तो आपको बताना नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगता, बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ाहट रहता है। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। और क्या होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, तो आपको बताना है माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया,
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे। माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आपको क्या बताना है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है, मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, मांसपेशियों को भी प्रभाव डालता है। ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन नहीं कर रहे तो फिर भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्रोडीनिया आपको समझ आ गया। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन B6 की कमी से कौन सा अनीमिया होता है, तो आपको बताना है माइक्रोसाइटिक अनीमिया होता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि माइक्रोसाइटिक अनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आपको बताना है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है। पायरिडॉक्सिन को और क्या कहते हैं, तो रैट एंटीडर्मेटाइटिस भी इसे कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रीजन है कि रैट में होने वाले जो त्वचा संबंधी बीमारियां हैं उससे बचाता है, इसलिए इसे रैट एंटीडर्मेटाइटिस भी कहते हैं। विटामिन B6 का एंटागोनिस्ट पूछा गया है आप लोगों से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B6 का एंटागोनिस्ट क्या है, विटामिन B6 का एंटागोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए, जो एंटागोनिस्ट होता है पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधक पहुंचाता है। विटामिन B6 का एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट होता क्या है, तो आपको बताना है जो पोषक तत्व के अवशोषण में बाधक पहुंचाए उसी को एंटागोनिस्ट कहते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर आपसे कभी भी एंटागोनिस्ट पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, तो आपको बताना है एंटागोनिस्ट वो तत्व होते हैं जो हमारे पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधक पहुंचाते हैं, उसी को एंटागोनिस्ट कहा जाता है। और ये है क्या, तो आपको बताना है विटामिन B6 का एंटागोनिस्ट क्या है, डीऑक्सीपिरिडॉक्सिन है। डीऑक्सीपिरिडॉक्सिन, डीऑक्सीपिरिडॉक्सिन ही क्या है, तो आपको बताना है विटामिन B6 का एंटागोनिस्ट होता है। और इसके स्रोत हम देख लेंगे, सोर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके स्रोत को देख लीजिए। ईस्ट मूंगफली, ईस्ट है, मूंगफली है। उसके बाद इसमें चने, फल, अंडे, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और इसका अवशोषण कहाँ होता है, अवशोषण से इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, छोटी आंत में, छोटी आंत के जिजुनम में होता है इसका अवशोषण। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। विटामिन B6 वाला पॉइंट खत्म होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट और रह गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे शरीर में संग्रहित होता है। अगर आपसे पूछा जाए, अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो विटामिन B और C है ये हमारे बॉडी में संग्रहित नहीं होते हैं, बट आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन B6 जो पायरिडॉक्सिन है ये हमारी बॉडी में संग्रहित होता है और कितने टाइम तक संग्रहित होता है, ये पॉइंट भी मैं बता देती हूँ आप लोगों से। तो आपको बताना है 7 से लेकर 8 सप्ताह तक ये हमारी बॉडी में संग्रहित रहता है। और इसका जो बचा शेष भाग होता है किसके थ्रू बाहर निकल जाता है, तो बताना है मूत्र के थ्रू शरीर से बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। जो पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6 का, अगर आपसे एंटागोनिस्ट पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो आपको बताना है डीऑक्सीपिरिडॉक्सिन होता है इसका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होता क्या है, पोषक तत्वों के अवशोषण में जो तत्व बाधक पहुंचाते हैं वही होते हैं एंटागोनिस्ट। और इसका स्रोत आपसे पूछा जाए तो ईस्ट, मूंगफली, चने, फल, अंडे होते हैं। इसका अवशोषण कहाँ होता है, तो आपको बताना है छोटी आंत के जिजुनम में होता है, ये संग्रहित होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, अभी तक जितने पॉइंट आपने देखे हैं विटामिन B समूह के या फिर विटामिन C, जो विटामिन B और C है ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील है, जल में ये घुल जाते हैं। इसी वजह से क्या कहते हैं हम कि विटामिन B, C का हमारी बॉडी में स्रोत जो है संग्रहित स्टोर नहीं होता है, बट ये जो विटामिन B6 है ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है। और कितने टाइम तक स्टोर होता है, तो आपको बताना है 7 से लेकर 8 सप्ताह तक स्टोर होता है। बाकी जो बचा हुआ विटामिन B6 पिरिडॉक्सिन होता है वो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो पहला वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। अब हम देखेंगे विटामिन B7 को, बायोटिन को देखेंगे। सो आई होप की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होगी और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। जो लोग सो रहे हैं उनको आप लोग एक एक लगा के उठा दीजिए या फिर पानी वगैरह डाल के किसी भी तरीके से उठाइए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, लाइक के साथ साथ शेयर भी किया करें। मैं इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से हो, तो आप लोगों का फिर फर्ज बनता है कि आप लोग क्लास को शेयर करें और शेयर के साथ साथ लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें आगे बढ़ाने का। सो आगे पॉइंट हम देखेंगे।
तो पहले आप लोग ये बता दीजिए कि कितने लोग क्लास को शेयर करेंगे, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी, है ना। अब हम आ जाते हैं, देख लेते हैं विटामिन B7 जिसे बायोटिन कहते हैं, इसे किस किस नाम से जाना जाता है। पहले हमें ये देखना है, विटामिन B7 इसे कहते हैं, विटामिन BH कहते हैं और बायोटिन भी कहते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्पस साइकिल को नियंत्रित करने में कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है, तो आप लोग बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगी। तो आप लोग बताइएगा कि कार्पस साइकिल में कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है। आपको ये बताना है कार्पस साइकिल में या फिर कार्पस साइकिल को नियंत्रित करने में कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है। नियंत्रित करने में यहाँ पे लिख देती हूँ, कार्पस साइकिल को नियंत्रित करने में कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है, यहाँ पे लिख देती हूँ विटामिन B6, B7, C या फिर D। आपको इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। अभी मैं लास्ट तक क्लास को देखिए, लास्ट में इसका आंसर मैं बताऊंगी कि क्या होता है। और कार्पस साइकिल है क्या, तो सबको पता होगा, मानसिक धर्म है ये। मानसिक धर्म या फिर कार्पस साइकिल में को नियंत्रित करने में कौन सा तत्व, जो कौन सा प्रोटीन या फिर कौन सा विटामिन है जो सहायक होता है, ये बताना है। ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं अपना पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसका रासायनिक नाम हो गया विटामिन B7 को क्या कहते हैं, H कहते हैं और बायोटिन भी कहते हैं। तो इसका ये नाम है। इसको और एक नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, एंटी एग वाइट एनर्जी फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एंटी एग वाइट एनर्जी फैक्टर, एक नेम से और हम जानते हैं इसे, ये क्या है, एंटी एग वाइट एनर्जी फैक्टर भी है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ताकि अगर एंटी एग वाइट एनर्जी फैक्टर पूछा जाए आप लोग तो बता लीजिएगा विटामिन AH या फिर है आपका विटामिन B7 या फिर बायोटिन, इसी को कहते हैं। और ये पाया किस में जाता है, एंटी एग एनर्जी फैक्टर के नाम से ही आपको पता होगा कि बायोटिन अंडे में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये पाया किस में जाता है, तो आपको क्या बताना है, अंडे में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है विटामिन B7 या फिर H या फिर बायोटिन या फिर एंटी एग वाइट एनर्जी फैक्टर इसे हम कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, अंडे में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो लोग अंडे को खाते हैं, अपने डाइट में लेते हैं, उनकी बॉडी में विटामिन BH की कमी नहीं होगी। तो सब लोग यूज किया करिएगा अपने अपने डाइट में, ताकि सबके बॉडी में विटामिन BH की कमी ना हो या फिर B7 की, बायोटिन की, एंटी वाइट एनर्जी फैक्टर की कमी ना हो। और इसका स्रोत अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, स्रोत क्या है इसका, मेन है अंडा, उसके बाद है यकृत, मांस, हरी सब्जियों में भी ये पाया जाता है। ये सारे हैं इसके स्रोत। और ये काम क्या करता है, जो विटामिन B7 है इसका काम क्या है, तो आपको क्या बताना है, ये त्वचा संबंधी बीमारियों में जैसे डर्मेटाइटिस हो गया, घाव की समस्या होने पर उपचार करने के रूप में विटामिन B7 को दिया जाता है। अगर आप में क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अगर कभी भी आपसे विटामिन B को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें बिना किसी झिझक के, शक के आप किस पे लगा सकते हो, त्वचा संबंधी बीमारियों पे। तो विटामिन B का जो समूह है त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए सहायक होता है। आपसे पूछा गया है कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये सहायक किस में होता है, तो आपको क्या बताना है, डर्मेटाइटिस में। डर्मेटाइटिस मतलब क्या होता है, त्वचा संबंधी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, घाव में भी इसको दिया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि जो विटामिन B7H जिसे बायोटिन कह रहे हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आपको बताना है त्वचा संबंधी बीमारियों में दिया जाता है। त्वचा संबंधी बीमारियों को डर्मेटाइटिस कहते हैं। और घाव को भरने में भी, घाव होने पर भी आपको क्या दिया जाता है, विटामिन B7 को दिया जाता है। और इसके अगर खोजकर्ता का नाम पूछा जाए कि इसका आविष्कारक कौन है, इसके आविष्कार किसने किया है, तो आपको बताना है बोयस ने किया है। बोयस ने किया है। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम देख लीजिएगा। और कब किया है, तो आपको बताना है 1927 में।
1927 को विटामिन B7 से कितना आसान है ना, ये चीज याद करना कितना इजी है। विटामिन B7 और 1927, 7 मैच हो रहा है 1927 में। तो आपको बताना है इसके खोजकर्ता का क्या नाम है, बोयस है। और बोयस ने कब किया था, तो आपको बताना 1927 में किया था। सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अंडे में विटामिन B7 प्रोटीन के साथ मिलकर अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडे में जो विटामिन B7 है ये किसके साथ मिलकर अपनी उपस्थिति को दर्शाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए अंडे में जो बायोटिन है ये किसके साथ अपनी उपस्थिति को दर्शाता है, तो प्रोटीन के साथ मिलकर अपनी जो है उपस्थिति को दर्शाता है। अंडे में कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अंडे में विटामिन B7 बायोटिन पाया जाता है वो किसकी उपस्थिति में अपने आप को दर्शाता है या किसकी उपस्थिति में उपस्थित होता है, तो आपको बताना है प्रोटीन के साथ वो कार्य करता है। प्रोटीन के साथ मिलकर अपनी उपस्थिति को दर्शाने का काम किसमें करता है, अंडे में जो है बायोटिन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जल में घुलनशील है या फिर अघुलनशील है, किसमें घुलनशील है और किसमें अघुलनशील है। घुलनशील और अघुलनशील किसमें है, जल में। क्या हमें देखना है घुलनशील किसमें है और किसमें अघुलनशील है, तो आपको बताना है ये जल में तो घुलनशील है, बट ये किसमें, जल और एल्कोहल दोनों में ये घुलनशील है। जल में और एल्कोहल में जो विटामिन B7 है ये जल में घुलनशील है और एल्कोहल में भी घुलनशील है। और किसमें अघुलनशील है, ईथर में, क्लोरोफॉर्म में। ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, और उसके बाद है आपका ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया। इन सारी चीज़ों में क्या है, जो विटामिन B7 है ये अघुलनशील है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि विटामिन B7 किसमें घुलनशील है। आपको जल तो पता ही है, जल में घुलनशील है। जल के साथ साथ एक नाम आपको और लर्न करना है, वो क्या है, एल्कोहल। और अघुलनशील पूछा जाए किसमें है, तो आपको बताना है ईथर में, क्लोरोफॉर्म में और बेंजीन में ये क्या होता है, अघुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये कार्य कहाँ पर करता है, तो आपको बताना है ये बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसका कार्य अगर पूछा जाए तो हम कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या क्या करता है ये तो आपको बताना है। त्वचा की रक्षा तो करता ही करता है ये, उसके साथ साथ आपके बालों के लिए भी ये सहायक होता है, बालों की सुरक्षा करता है, बालों के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बालों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन यूज किया जाना चाहिए, अगर विटामिन B समूह का दिया हो और आपसे पूछा जाए विटामिन B1, 2, 3, 5, 7, 9, तो उसमें आपको क्या बताना है, विटामिन B7 बायोटिन का प्रयोग करते हैं। ये बालों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जो जीवाणु लाभदायक ईस्ट में वृद्धि करता है। ईस्ट जो होता है वो खमीरीकरण के लिए सहायक होता है। जो होता है ईस्ट क्या होता है, ये खमीरीकरण होता है ना। ईस्ट क्या है, खमीरीकरण। ईस्ट के बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो आपको बताया विटामिन B7। विटामिन B7 क्या होता है, ईस्ट बनाने में भी सहायता करता है। मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। ये क्या करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक है, मांसपेशियों के लिए सहायक होता है। एंजाइम के रूप में यह कार्य करता है। ये क्या होता है, एंजाइम के रूप में कार्य करता है। अगर आपसे कौन सा पूछा जाए कि कौन सा ऐसा तत्व है जो एंजाइम के रूप में कार्य करता है, तो विटामिन B7 एंजाइम के रूप में कार्य करता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो है पायरुविक एसिड को नियंत्रित करता है। ये क्या है, पायरुविक एसिड को भी नियंत्रित करता है। और पायरुविक एसिड है क्या, तो आपको बताना है ये कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद। सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। एक बार मैं आपको ये फिर से बता देती हूँ, जो विटामिन B7 बायोटिन है ये क्या होता है, इसका कार्य क्या है, तो आपको बताना है ये त्वचा संबंधी कार्य करता है, त्वचा की रक्षा करता है, बालों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, मांसपेशियों के लिए कार्य करता है। और आपको बताना है ये एंजाइम के रूप में कार्य करता है, पायरुविक एसिड को नियंत्रित करता है। और पायरुविक एसिड है क्या, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, उसी को पायरुविक एसिड कहते हैं। और ये क्या होता है, विटामिन B12, फोलिक एसिड एवं पेंटाथेनिक एसिड के लिए भी आवश्यक है। बायोटिन किसके किसके लिए आवश्यक होता है, बायोटिन किसके लिए आवश्यक होता है, तो आपको क्या बताना है, आवश्यक किसके लिए होता है, विटामिन B12 होता है, फोलिक एसिड
और क्या है, पेंटाथिनिक एसिड। इन चीज़ों के लिए सहायक होता है क्या, तो आपको बताना है बायोटिन इन चीज़ों के लिए सहायक होता है। अब इसकी कमी को हमें देखना है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। और मैं आपको जो विटामिन B9 है, विटामिन 11 है, B11 है और 12 है, इसको मैं कल के मैराथन क्लास में बताऊंगी। तब तक आप लोगों का एक काम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, उसके बाद में सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगी और ज़्यादा टाइम तक मैराथन क्लास लूँगी। अब देखेंगे इसके कार्य को, इसकी कमी से होने वाले जो इफेक्ट हैं वो क्या क्या हैं, इसको हमें देखना है। त्वचा संबंधी रोग हो जाता है इससे, पहला क्या है तो आपको बताना है त्वचा संबंधी रोग होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 से 3 माह तक कमी बनी रहे तो सीरम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि सीरम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किसकी कमी से बढ़ेगी, तो आपको बताना है कि विटामिन B7 की कमी से बढ़ेगी। सीरम कोलेस्ट्रॉल आपको बताना है कि अगर विटामिन BH जो है उसकी कमी 2 से 3 माह तक आपकी बॉडी में बनी रहे, 2 से 3 मंथ तक आपकी बॉडी में इसकी कमी बनी रहे तो क्या होगा, जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है, जो सीरम में कोलेस्ट्रॉल है इसकी कमी क्या हो जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और आपको पता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है अगर हमारी बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ गई है तो हृदय के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो इसमें रक्त का जो परिसंचरण तंत्र है वो अच्छे से कार्य नहीं करेगा। कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है ना, ये क्या करती है, धमनियों में जाकर जो रक्त बह रहा है, रक्त का फ्लो जो है वो उसको प्रभावित करती है, इसमें जाकर ये जमा होने लग जाती है, जिससे हृदय संबंधी बीमारी होने का चांस रहता है, उच्च रक्तचाप होने का चांस रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए अब देखो सब लोग क्या करते हैं, संतृप्त वसा का यूज ना करके असंतृप्त वसा का यूज करते हैं। जो असंतृप्त वसा है वो क्या है, जमती नहीं है, संतृप्त वसा जम जाती है जैसे, इसीलिए जो जमने वाली वसा होती है, फैट होता है, वो जाकर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए बताया गया है जो 2 से 3 मंथ तक अगर बॉडी में BH मात्रा मतलब B7 की मात्रा कम हो गई है तो सीरम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, जो विभिन्न तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में उत्पन्न करने में सहायक होगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे, SID आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, SID क्या है, SID क्या होता है और इसकी किसकी कमी से होता है, तो आपको बताना है जो SID है ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B7 की कमी से होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, सडन इन्फांट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फांट डेथ सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है आपसे और ये भी पूछा गया कि किसकी कमी से होता है, तो आपको बताना है जो SID है ये विटामिन B7 की कमी से होता है, जिसका फुल फॉर्म है सडन इन्फांट डेथ सिंड्रोम है। और इसे क्या कहते हैं, इसे रिब डेथ भी कहते हैं, इसे एक नाम से और जाना जाता है रिब डेथ, रिब डेथ भी कहते हैं इसको। पालने में मृत्यु जिसे कहा जाता है, पालने में मृत्यु इसे कहते हैं, कॉट डेथ भी कहते हैं इसे। इसका नाम क्या है, चारपाई पर मृत्यु। ये सारी चीज़ें किसकी कमी से हो रही हैं, तो बताना है आपको विटामिन B7 की कमी से हो रही हैं। और जो SID है ये कितने वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है, तो आपको बताना है 0 से लेकर 1 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो इन्फांट होते हैं, वो प्रभावित होते हैं इससे। एक बार फिर से इसको देख लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SID। SID क्या होता है, विटामिन B7 की कमी से हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, SID का फुल फॉर्म है सडन इन्फांट डेथ सिंड्रोम होता है। और इसे
उसे रिब डेथ या फिर कॉट डेथ के नाम से भी जानते हैं। रिब डेथ मतलब होता है पालने में मृत्यु और कॉट डेथ मतलब क्या होता है, चारपाई पर मृत्यु। आपसे पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, जो SID है वो कितने वर्ष के बच्चों में होता है, तो आपको बताना है ये 0 से 1 वर्ष के बच्चों में होता है। इन्फेंट में देखने को मिलता है ये सिंड्रोम। पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब ये जो विटामिन B7 है, सबको पता है कि ये कहाँ पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। तो अंडे के कुछ पॉइंट को हम यहाँ पे देखेंगे। अंडे में जो है एविडीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया UGC नेट में। एविडीन है वो किसमें सहायक होता है, तो कच्चे अंडे में पाया जाने वाला विषाक्त पदार्थ होता है। ये क्या होता है, कच्चे अंडे में पाया जाने वाला विषाक्त पदार्थ है। आपसे पूछा गया है कि एविडीन क्या है, तो क्या बताना आपको, कच्चे अंडे में पाया जाने वाला ये विषाक्त पदार्थ है। और इसी की वजह से क्या होता है, अंडे में विषाक्तता किसकी वजह से आती है, एविडीन की वजह से आती है। और अगर आप अंडे को, कच्चे अंडे को जब ताप के संपर्क में ले जाते हैं तो क्या होता है, एविडीन नष्ट हो जाता है और क्या होता है, अंडा अच्छा हो जाता है। स्रोत मैंने बता ही दिया आपको कहाँ से पाया जाता है। स्रोत में अंडा, दूध, प्रोटीन, गेहूं का अंकुर, कच्चा दूध वाला प्रोटीन होता है। ये गेहूं की फली में भी बहुत लाभदायक होता है, इसमें सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। सो आज का क्लास हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अभी एक पॉइंट मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो कार्पस सर्कल होता है, इसमें कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है। मैंने पूछा था ना, कार्पस सर्कल जो होता है आपका, कार्पस साइकिल, जिसे क्या कहते हैं, मासिक धर्म, इसके संतुलन में भूमिका कौन निभाता है, तो आपको क्या बताना है, विटामिन B6, विटामिन B7, बायोटिन इसमें भूमिका निभाता है। कौन सा पदार्थ इसमें, कौन सा तत्व भूमिका निभाता है, तो आपको बताना है बायोटिन, जिसे B7 कहते हैं। कार्पर साइकिल में इसको नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी क्लास को आप लोग शेयर करिए, ताकि अब की जो हमारी क्लास होगी विटामिन B9 की होगी। और मैंने विटामिन B5 भी छोड़ा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे विटामिन B11 को, विटामिन B12 को, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रही हूँ। तो इसका जो है अगले दिन, मतलब आज मंडे है, मंडे के बाद वाली क्लास जब भी मैं लूँगी मैराथन की क्लास, तो उसमें पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। बट आप लोगों का जो काम है उसको आप लोग पूरा करिए, लोगों के पास शेयर करिए क्लास को। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।